तो यहाँ हम केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, लेकिन उनके पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज और एक्सप्रेशंस कंसेप्ट देख लेते हैं। थर्मोडायनामिक्स इन केमिस्ट्री में ऐसा है कि ये एक सिस्टम है, इनका खुद का एक इंटरनल एनर्जी है डेल यू, और हीट सिस्टम के अंदर आ रहा है, हीट सिस्टम के अंदर आ रहा है इन क्यू फॉर्म, और हीट वर्क भी सिस्टम के अंदर आ रहा है इन डब्ल्यू फॉर्म। इसका मतलब है कि डेल यू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क। अब कन्वेंशन ऐसा है कि जब भी इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज होगा तो उसे हम कहेंगे डेल यू पॉजिटिव। ठीक है, तो डेल यू पॉजिटिव है व्हेन इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, और डेल यू नेगेटिव व्हेन इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। अब देखिए, इस बॉडी का इंटरनल एनर्जी या सिस्टम के अंदर कैसे इंक्रीज हो सकता है? अगर हीट सिस्टम के अंदर जाए या वर्क सिस्टम के अंदर जाए तो ये इंक्रीज होगा, और अगर हीट सिस्टम से बाहर निकले या वर्क सिस्टम से बाहर निकले तो ये डिक्रीज होगा। क्यू के लिए ऐसा कन्वेंशन है कि जब हीट सिस्टम के अंदर जा रहा है तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, तो क्यू पॉजिटिव व्हेन हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। ठीक है, व्हेन हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम क्यू पॉजिटिव, व्हेन हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम क्यू नेगेटिव। हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, तो हीट एब्जॉर्ब कब होता है? हमें पता है एंडोथर्मिक प्रोसेस जो होते हैं उसमें हीट एब्जॉर्ब होते हैं, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होते हैं उनमें हीट रिलीज होते हैं। तो ये हमें यहाँ से पता है। और वर्क के बारे में क्या है कि अगर सिस्टम के अंदर वर्क जा रहा है, दैट मीन्स समवन इज डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, तो वो पॉजिटिव है। तो कब होगा पॉजिटिव? डब्ल्यू पॉजिटिव व्हेन वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे किसी ने काम किया है या वर्क सिस्टम के अंदर जा रहा है। ठीक है, और डब्ल्यू नेगेटिव व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क निकाला है बाहर, मतलब सिस्टम है वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, ये हमारे स्टैंडर्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये हमें समझ आया। ओके, अब अलग अलग ये देख लेते हैं प्रोसेसेस, जैसे कि आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का ये मतलब हुआ कि हमारा टेम्परेचर सेम रहेगा, डेल टी इक्वल्स टू जीरो। और ये एक बात जान कर रखना है कि टेम्परेचर के ऊपर ही इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है, तो इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू जीरो। इस कंडीशन में क्या होंगे? थर्मोडायनामिक्स के लॉ दैट क्यू विल बी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हीट सिस्टम के अंदर जा रहा है और उतना ही हीट के बराबर सिस्टम वर्क कर कर बाहर निकल दे रहा है, और टेम्परेचर जो है सिस्टम का कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद और क्या देख सकते हैं? अडायबेटिक। अडायबेटिक प्रोसेस, इनमें क्या होता है? हमारा हीट सिस्टम के अंदर जा नहीं सकता, बाहर आ नहीं सकता, तो ये चेंज इन हीट जीरो है। इस कंडीशन में क्या होगा? ये जीरो होने से डेल यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। ठीक है, तो डेल यू इक्वल्स टू डब्ल्यू किस हाल में? अडायबेटिक प्रोसेस में। इसका मतलब कि सिस्टम को अगर वर्क करना है तो इंटरनल एनर्जी से निकाल कर वर्क कर देंगे, और अगर हमने सिस्टम पे वर्क किया तो वो इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जाएंगे, हीट का कुछ आदान प्रदान नहीं होंगे। फिर देखते हैं आइसोक्रोनिक। आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब होता है कि हमारा चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। ठीक है, अब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होने से हमारा वर्क भी जीरो होगा, डब्ल्यू भी जीरो होगा। ये समझने के लिए हमें एक बात देख लेना होता है। हमें पता है कि वर्क का एक्सप्रेशन है वर्क इक्वल्स टू माइनस पी डेल वी। ठीक है, इस पी को पी एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, नहीं तो पी भी लिख सकते हैं, पी एक्सटर्नल या पी। डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी डेल वी। यहाँ पर ये जो डेल वी है ये है चेंज इन दी वॉल्यूम। तो ये वर्क आया कहाँ से? ये इस तरीके से कि सिस्टम कुछ एक्सपेंशन या कंप्रेशन कर रहा है।
आप खुद समझिए कि एक पिस्टन है, यहाँ पर ऐसा पिस्टन लगा है, सिलेंडर है ऐसा। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो इस पिस्टन को बाहर की तरफ भेज देगा, बाहर की तरफ भेजेगा तो सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है। और अगर किसी ने सिस्टम पे वर्क कर दिया तो इस पिस्टन को भीतर की तरफ भेजेगा तो सिस्टम पे किसी ने वर्क कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जब भी ये इसके भीतर में क्या है हम समझ के रखते हैं कि गैस है, तो इसके मतलब है कि जब गैस एक्सपेंड होंगे तो क्या हो रहा है, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना। तब वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब अगर सिस्टम वर्क करेगा तो नेगेटिव है तो W नेगेटिव, और जब सिस्टम कॉम्प्रेस होंगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे किसी ने काम किया तब ये कंप्रेस हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव। तो इस तरीके से इनके ऊपर ये डेल वी भी डिपेंड होता है, क्योंकि जब एक्सपेंड होगा तो हमारा डेल वी क्या होगा, इंक्रीज होगा, पॉजिटिव होगा। तो डेल वी पॉजिटिव और एक माइनस साइन पहले से है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव है तो W नेगेटिव, इसलिए देखिए W नेगेटिव। जब ये कंप्रेस होगा तो हमारा डेल वी क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है मतलब नेगेटिव होगा। डेल वी नेगेटिव 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 पॉजिटिव, इसलिए वर्क पॉजिटिव, देखिए कंप्रेशन पे वर्क पॉजिटिव। तो ये अब किसी समय अगर ये एक्सपेंड या कंप्रेस कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है ना, डेल वी जीरो है, तो एक्सपेंड या कंप्रेस कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारा डेल वी जीरो है, तब हमारा वर्क क्या होगा, वर्क भी जीरो होगा। समझ आ रहा है ना। तो इस केस में वर्क जीरो तो फिर हमारा थर्मोडायनेमिक इक्वेशन कैसा बन गया कि डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू। इस हाल में क्या है, हमने जो भी हीट डाला है वो इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, या जो भी हीट बाहर आया है वो इंटरनल एनर्जी से निकल कर ही डिक्रीज करके बाहर आ रहा है, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा। अगर 10 जूल हीट बाहर आया है तो इंटरनल एनर्जी 10 जूल कम हो गया। तो हमने ये समझ लिए, ठीक है। अच्छा, ये वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आइसोकोरिक है, मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम में है। ये हीट जो क्यू लिख रहा हूँ ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल वी क्यू वी इज इक्वल्स टू डेल यू, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट है दैट इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब एक टर्म में देखते हैं आइसोबारिक, मतलब यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, डेल पी कांस्टेंट है, डेल पी इक्वल्स टू जीरो, ये चेंज नहीं होगा। इस कंडीशन में थर्मोडायनेमिक्स के लॉ लिखे तो ऐसे हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ से कि डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस W की जगह मैं ये लिख सकता हूँ माइनस पी डेल वी, तो मैं लिख लेता हूँ डेल यू इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल वी, ठीक है। और फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ Q इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी, ठीक है, लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये सब कुछ कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, ये Q जो है ये कांस्टेंट है, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि क्यू पी इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी, ठीक है। ये डेल यू को फिर मैं क्यू डेल वी क्यू वी भी लिख सकता हूँ यहाँ से, देखिए तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्यू पी इज इक्वल्स टू क्यू वी प्लस पी डेल वी, तो ये हमारा एक फॉर्म हो गया। ये कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि यहाँ से आप देखिए ये एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक जब भी मैं लिखा हूँ प्रेशर तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, ये पी है ये भी पी है, इसलिए ये क्यू को मैं पी लिख रहा हूँ, इसका मतलब कि ये हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है। तो ये एक्सप्रेशन अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी तो जानता ही हूँ फॉर गैसेस, आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ पी डेल वी इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम चेंज होगा हमारा, नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होगा, तो डेल एन जी आर आर टी। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये किस में है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पर डेल टी नहीं है ना और डेल पी भी नहीं है, तो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर तो ऐसे ही कांस्टेंट होता है, और डेल एन है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, और डेल वी है चेंज इन वॉल्यूम। तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे है, एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये तो मैं डेल पी डेल वी के जगह डेल एन जी आर टी भी लिख सकता हूँ। ये डेल एन जी क्या है बता देता हूँ, डेल एन जी है नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट लिखना अच्छा होगा क्योंकि ये सिर्फ गैस के बारे में है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो ये और अच्छे से समझ आएगा डेल एन जी क्या है। सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस गैसियस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, इनका डिफरेंस है डेल एन जी। तो मैं इसे फिर से ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू पी इक्वल्स टू क्यू वी प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक है, और एक बात समझ लीजिए कि हमारा चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को ही एंथैल्पी कहते हैं। ये चेंज ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू पी इज इक्वल्स टू डेल एच। ये एच क्या है, एक नया टर्म है, एंथैल्पी। एच इज कॉल्ड एंथैल्पी। ठीक है ना। तो जो भी चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। सिमिलरली चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो हो उसे हम एंथैल्पी कहते हैं। तो इस ये क्यू को ही डेल एच भी कहते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को मैं फिर से ऐसे भी लिख सकता हूँ, या इस एक्सप्रेशन को भी ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे? ऐसे कि डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी। किसे लिखा हूँ? इस इक्वेशन को लिखा हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। और पी डेल वी की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो ऐसे डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ऐसा भी लिख सकता हूँ। इंथैल्पी इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस ये टर्म। ठीक है ना, ये सारे टर्म हम समझ रहे हैं। आगे न्यूमेरिकल्स के लिए अब ये ध्यान रखना है कि वर्क अलग अलग टाइप से हम कर सकते हैं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस से, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस से। तो अगर हमारा वर्क जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में है तो आर रिवर्सिबल डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू होंगे माइनस एन जी आर टी 2.303 एल लॉग वी टू बाई वी वन, वेयर ये टू जितने भी है ना सब फाइनल है। मतलब कुछ वर्क होगा ना तो उसके वर्क जब भी होंगे चेंज इन वॉल्यूम होगा, हमने यहाँ देखा है वर्क जब भी होंगे तो चेंज इन वॉल्यूम होगा। तो V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम है और V1 जो है इनिशियल वॉल्यूम। वर्क होने के पहले क्या वॉल्यूम था वो इनिशियल, और वर्क होने के बाद जो वॉल्यूम है वो फाइनल इनिशियल वॉल्यूम। तो हमें ये रिवर्सिबल वर्क का एक्सप्रेशन मिल गए। और अगर वर्क इरिवर्सिबल हो रहा है तो उस वक्त सिर्फ ये नॉर्मल जो हमने किया था यही हमारा ये रहेगा, जहाँ पर डेल एफ को मैं ऑब्वियसली डेल वी को ऑब्वियसली लिख सकता हूँ पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, सॉरी V1। ठीक है, ये हमारा इरिवर्सिबल है। ओके, अब आप समझ सकते हैं कि ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है। जो भी प्रोसेस में इतने धीरे धीरे कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ही मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, ये पिस्टन है, आप इसे बहुत धीरे 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 पुश कर रहे हैं तो गैस तो कंप्रेस हो रहा है लेकिन हर एक पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब आपने फट से एक बार में गैस को कंप्रेस कर दिया। ठीक है, तो इसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। एक्सपेंशन में भी सेम, अगर मैं धीरे 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 बाहर ला रहा हूँ पिस्टन को तो ये वर्क जो है रिवर्सिबल है, और अगर मैं एक बार में एक शॉट में ले आया हूँ तो ये इरिवर्सिबल है। यही डिफरेंस होता है। तो रिवर्सिबल जो है वो इनफाइनाइटली स्लो होता है और हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम रहता है, और ये जो है फास्ट होता है और यहाँ पर हर एक पॉइंट में इक्विलिब्रियम नहीं रहता है। तो यही दो बातें हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए हमें लगेगा ये हीट की, हीट या इंथैल्पी कभी पूछ सकते हैं। तो वो हीट या इंथैल्पी हमें पता है, Q इज इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं N C एंड T। ये क्यों लिखा हूँ? जहाँ पर N है नंबर ऑफ मोल्स, ये जो है इसे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। हाँ, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। इनका यूनिट क्या होता है?
इनका यूनिट होता है जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। इनका यूनिट होता है मोल, और ये टी जो है ये है टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस, डिफरेंस इन टेम्परेचर लिख सकता हूँ, डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये डिफरेंस इन टेम्परेचर भी का यूनिट भी केल्विन होंगे। तो आप देखिए यहाँ पर मोल मोल और केल्विन केल्विन कटकर इनका यूनिट टोटल जूल है, जो हमारे हीट का यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमारा ये जो सी है ये हो गए मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। अब सी जो है ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप के होते हैं। हमें पता है एक सी होते हैं सी पी, एक सी होते हैं सी वी। ये सी पी जो है ये एट कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर। इट इज स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट pressure, and this is specific heat constant at constant volume। अब ये होता क्या है, अगर आपको शॉर्ट में समझना है मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि एक सिलेंडर है, इसके भीतर गैस है, ठीक है। आपको इसे हीट करना है, 1 केल्विन इनका टेम्परेचर इंक्रीज करना है। कुछ भी इनका टेम्परेचर है, इनसे 1 केल्विन और ज़्यादा बढ़ाना है। लेकिन आपने क्या किया है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, मतलब ये गैस इतने ही जगह में रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे जिनका जगह। अब आप इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट लेगा और इनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन इंक्रीज हो जाएगा। इसके भीतर जो मोल्स ऑफ गैस है वो मैं लेता हूँ 1 मोल ऑफ गैस है। तो 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जितने हीट मुझे लगेंगे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, उसे मैं कहता हूँ CV। फिर से कहता हूँ, 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए मुझे जितना वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए मुझे जितना हीट चाहिए होगा उसे मैं कहता हूँ CV। अब प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। अगर आप यहाँ समझ ही सकते, अगर वॉल्यूम इतना ही है और आप इसे हीट करेंगे तो गैस का तो प्रेशर बढ़ता जाएगा इस सिलेंडर के अंदर, ठीक है। यहाँ तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम सेम है। दूसरे केस में मुझे इसे फिर हीट करना है। अब ये 1 मोल ऑफ गैस है, इसके भीतर इतना, अब मैं इसे फिर से हीट कर रहा हूँ। इनका टेम्परेचर मुझे 1 केल्विन से बढ़ाना है इस गैस का। अब लेकिन मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखूँगा। जैसे ही मैं हीट करूँगा इनके मॉलिक्यूल्स और वाइब्रेट करने लगेंगे, गैस के बाउंड्री पर प्रेशर देंगे, प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। मुझे प्रेशर इंक्रीज नहीं होने देना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है। प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाला दीवार खोल देना पड़ेगा, ये वाला ऐसा, और खोलकर वॉल्यूम को बड़ा करना पड़ेगा ताकि हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर इस टाइप से अगर मुझे 1 मोल ऑफ गैस को 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना है प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, तो जो हीट मुझे देना होगा वो है CP। इसे ही CP कहते हैं। और हमें यह भी पता है कि CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R होता है, ठीक है ना। यहाँ पर यह भी समझ रहा है कि इस कंडीशन में अगर मुझे कांस्टेंट प्रेशर में इसे हीट करना है, 1 केल्विन इंक्रीज करना है इनका टेम्परेचर, मुझे ज़्यादा हीट देना पड़ता है। और यहाँ पर अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट करना है तो मुझे कम हीट देना पड़ता है। CP जो है वो बड़ा है, CV जो है वो छोटा होता है। कितना छोटा होता है वो ये डिफरेंस है, ठीक है। ठीक है, और एक बात यहाँ से समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो हीट है उसका एक ही काम है, इनका टेम्परेचर बढ़ाना, इसलिए छोटा है। यहाँ पर जो मैं हीट दे रहा हूँ उनका 2 काम है, इनका टेम्परेचर भी बढ़ाना है प्लस वर्क भी करना है, वॉल्यूम को भी बड़ा करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए मैं लिखा था ना कि कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, हीट जो मैं दे रहा हूँ वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम में। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर में जो मैं हीट देता हूँ वो ना ही सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है एज वेल एज वो वर्क भी करता है, चेंज इन वॉल्यूम वर्क भी करता है। आपको यही दिख रहा होगा ये एक्सप्रेशन। तो ये हो गया हमारे कांस्टेंट प्रेशर में जब मैंने हीट दिया तो सिर्फ टेम्परेचर ना इंक्रीज हुआ, साथ में वर्क भी हुआ है, वॉल्यूम भी बढ़ा है। इसी कारण ये जो हमारा ये QP है वो बड़ा होता है QV से। सिमिलरली CP भी बड़ा होता है CV से, ठीक है ना।
तो यहाँ पर भी अगर मुझे क्यू वी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एन सी वी और डेल टी करूँगा। ये जो टी है ये चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। और क्यू पी निकालना है तो यहाँ करूँगा एन सी पी डेल टी, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग ये भी कर सकते हैं, सी वी इज इक्वल्स टू क्यू वी बाई एन डेल टी और सी पी इज इक्वल्स टू क्यू पी बाई एन बाई एन डेल टी। तो ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। ओके, अब आगे देखते हैं कि अगर मुझे एक रिएक्शन दिया है और उनका इंथैल्पी भी दिया है, मैं लेकर चल रहा हूँ कि हमारे पास एक रिएक्शन है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी रिएक्ट कर सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी बनाने, वेयर ये ए बी सी डी क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी नंबर ऑफ मोल्स है, और ये कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट है और कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट है। इतना तो समझ आ रहा है। इनका इंथैल्पी जो है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो मैं लेता हूँ कि ऐसा है कुछ, ठीक है, डेल आर एच, ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है, कुछ एक वैल्यू भी इनका गिवन है, ठीक है। ओके, ये वैल्यू इनका किस में गिवन, यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसे मान लेता हूँ कि मैंने इसमें दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दिया, कर ही सकते हैं ना, इस साइड भी सब 2 इस साइड भी 2, तो मैंने अगर इसमें 2 2 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जो इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है ये भी अब नए वाले के लिए 2 मल्टीप्लाई करने के ये भी 2 से मल्टीप्लाई होकर इतना हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये पहले 10 जूल था तो इस टाइम जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ये 20 जूल हो जाएंगे, किलो जूल पर मोल। अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ये 10 डिवाइड बाई 2 5 जूल पर मोल हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर n देता हूँ, n n n n, तो हमारा नया रिएक्शन क्या होगा, ऐसे लिखते हैं कि इस रिएक्शन के लिए अगर इस रिएक्शन के लिए अगर इंथैल्पी ऐसा है तो फिर इस रिएक्शन के लिए हमारा इंथैल्पी, जहाँ पर मैं इसे एन एन लिख देता हूँ, एन 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 और एन, इस रिएक्शन के लिए हमारा इंथैल्पी जो है वो एन डेल आर एच है, ये इनका इंथैल्पी है, ठीक है, किलो जूल पर मोल। ये समझ आ रहा है, ठीक है। और एक बात इम्पोर्टेंट है कि इंथैल्पी ऑफ एक रिएक्शन मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का ये एक साइन है, हाँ, ऐसा एक ऐसे गोल बनाकर बीच में कट, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि हमारा जो एलिमेंट्स होंगे इसमें और कंपाउंड्स होंगे वो प्योर फॉर्म में होंगे, प्योर फॉर्म एट 1 बार प्रेशर, ठीक है, प्योर फॉर्म एट 1 बार प्रेशर एंड स्पेसिफाइड टेम्परेचर, मतलब कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और 1 बार प्रेशर में ये प्योर फॉर्म में होंगे, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब, ये सिंबल है स्टैंडर्ड फॉर्म का, और स्टैंडर्ड फॉर्म का ये मतलब है कि हमारा कंपाउंड या एलिमेंट प्योर फॉर्म में हो एट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पे। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है ये फिक्स नहीं होता है किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन 1 बार प्रेशर पे वो प्योर फॉर्म पे हो तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। लेकिन इन जनरल ये स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन होता है इन जनरल, लेकिन आप इसे हर समय नहीं मान सकते, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि डेल आर एच स्टैंडर्ड, मतलब ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू, ये समझने वाली बात है, समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर मैं एक ए लिख देता हूँ,
मतलब ऐसे लिख सकता हूँ स्टीरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टीरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे दिखाऊँ मैं इसे? ठीक है, एक एग्जांपल से ही समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक कोएफिशिएंट होगा हमारा। ठीक है, मेनली ये बताना चाह रहा हूँ, ए आई लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं बी आई लिख देता हूँ। ठीक है, क्या समझ आ रहा है इससे? एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा एक रिएक्शन है CaCO3 सॉलिड reacts to give CaOS प्लस CO2 गैस। इस इक्वेशन का, इस रिएक्शन का मुझे इंथैल्पी निकालना है, डेल एच डेल आर एच स्टैंडर्ड इंथैल्पी। ठीक है ना, ये वाला मुझे निकालना है इस इक्वेशन का, इस रिएक्शन का। कैसे निकालूंगा मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे अगर इनका फॉर्मेशन पता है, इनका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है, तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, इसके इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को मैं लिख रहा हूँ इस टाइप से, डेल एफ एच माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म CaCO3 सॉलिड। ये इनका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। मैं ले लेता हूँ कि ये गिवन है ऑलरेडी। इनका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखने का ये तरीका है, CaO सॉलिड। इनका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल एफ एच ऐसे, CO2 गैस। अगर ये सब मुझे पता है तो इस पूरे रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हाँ, डेल आर है, याद रखिए ये डेल आर है, और ये सारे फॉर्मेशंस के इंथैल्पी है। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस होल इक्वेशन इज इक्वल्स टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये है प्रोडक्ट, इनका समेशन करना है, तो लिखूंगा मैं डेल एफ माइनस CaO सॉलिड प्लस डेल एफ CO2 गैस। ये होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, माइनस फिर समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में तो एक ही है, तो CaCO3 सॉलिड। अब मैं ये जो कोएफिशिएंट की बात कर रहा था, अगर आप समझिए कि यहाँ पर मान लेता हूँ कि 2 होता ऐसा सारे में, तो मैं यहाँ पे भी एक 2 लिखता हूँ, यहाँ पे भी एक 2 लिखता हूँ, यहाँ पे भी एक 2 लिखता हूँ। समझ रहे? ये इसके सामने ये 2 लिखा है ना, इसलिए यहाँ पर भी एक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है CaO के साथ। यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ 3 होता तो फिर यहाँ पे भी मैं 3 मल्टीप्लाई करता। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। तो नेट ये है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए जो हमें चाहिए होगा, वो है एंट्रोपी। शॉर्ट में कहूँ तो ये मेजरमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस है, और एंट्रोपी को हम डेल एस इज इक्वल्स टू Q/T लिखते हैं। ठीक है, Q है हीट, T है चेंज इन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम में जब हम होंगे तो एट इक्विलिब्रियम डेल एस इज इक्वल्स टू 0, जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। लेकिन जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचा है तब तक हमारा डेल एस इज मोर देन 0 होता है। ठीक है, ओके। और ऐसे भी लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम में डेल एस 0 है, और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी डेल एस 0 है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल एस मोर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। अगर हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड सिस्टम में हमारा डेल यू 0 होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, लेकिन चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। ओके, तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल दिखाऊं तो ऐसे है कि ये समझिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है, पूरा ही आइसोलेटेड है बाहर से। ठीक है, ऐसे ये पूरे आइसोलेटेड वॉल है। इस आइसोलेटेड सिस्टम के भीतर आपने एक पार्टीशन बनाकर यहाँ पर गैस ए और यहाँ पर गैस बी रखा है। जब आप ये पार्टीशन हटा देंगे तो गैस ए और गैस बी एक दूसरे में मिल लेंगे, तो ये रैंडमनेस जो है ना इंक्रीज होगा। यहाँ पर पहले गैस ए थे
ऐसे गोल गोल, और यहाँ पर ब्लैक ब्लैक गैस भी थे। ठीक है, जब ये पार्टीशन हटा दूंगा तो गैस ए भी इस साइड आ जाएंगे, बी भी ऐसे, तो रैंडम हो जाएंगे। तो ये हमारा रैंडमनेस मेजर करते हैं। तो क्या हुआ, रैंडम जब हो गए मतलब इंथैल्पी जो है, चेंज इन इंथैल्पी पॉजिटिव है। लेकिन क्या इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये दोनों ये पूरे आइसोलेटेड है, यहाँ से कोई हीट अंदर नहीं आ सकता, बाहर नहीं जा सकता, कोई वर्क नहीं हो रहा सिस्टम पे, तो इंटरनल एनर्जी जीरो है। लेकिन इंथैल्पी इंक्रीज हो गया, तो आइसोलेटेड सिस्टम में ये पॉसिबल है। हमने ये समझा। इस टॉपिक फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी है। और इसके बाद देखते हैं गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी है डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये हमारा गिब्स एनर्जी है। ये गिब्स एनर्जी को हम फ्री एनर्जी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फ्री एनर्जी? क्योंकि इतना ही एनर्जी अवेलेबल है कोई वर्क करने के लिए। हमने क्या किया यहाँ पर, हीट तो हमने इतना दिया है, लेकिन इस हीट में से इतना अमाउंट ऑफ हीट जो है या एनर्जी जो है वो ये हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है कह सकते हैं, फॉर इंक्रीजिंग द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। फिर जो बच गए वो है फ्री एनर्जी, और इस एनर्जी से हम वर्क करेंगे। ये फ्री एनर्जी है, एनर्जी अवेलेबल in a reaction for doing useful work। क्या कहने का मतलब है, ऐसे हमने फिजिक्स में पढ़ा है ना कि अगर इस पे हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं तो जब ये नीचे की तरफ आएंगे तो कुछ फ्रिक्शन है जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं। तो ये फ्रिक्शन के मैं अगर यहाँ पर जो भी एनर्जी लगा रहा हूँ उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी फ्रिक्शन पे लॉस हो जाएंगे, बाकी मुझे यूज़फुल वर्क यूज़फुल एनर्जी के तौर पे मिलेंगे। तो आप यहाँ पर ऐसे ही समझ सकते हैं कि डेल एच जो है वो मेरा एक्चुअल मैंने एनर्जी लगाया, उसके कारण यहाँ पर फ्रिक्शन के कारण डेल टी एस लॉस हो गया। तो बचा क्या, यूज़फुल डेल जी बचा है, डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। इसलिए ये यूज़फुल वर्क है जो मुझे मिल रहा है। जो लॉस है वो क्यों है, बिकॉज ये इस लॉस से मैं क्या कर रहा हूँ, इस लॉस से मैं रैंडमनेस इंक्रीज कर रहा हूँ सिस्टम का, और जो होना ही है, जो नेचुरल है। इस पूरे यूनिवर्स में डेल एस पॉजिटिव की तरफ ही मूव कर रहा है, मतलब रैंडमनेस बढ़ रहा है। जिस दिन पूरे यूनिवर्स का रैंडमनेस कंप्लीट हो जाएगा, इंथैल्पी जीरो हो जाएंगे, सब कुछ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ओके, ये बात समझने वाली है। अब ये भी जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस और इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब हमारा डेल जी नेगेटिव हो तो हमारा सिस्टम जो है वो स्पॉन्टेनियस है, जब डेल जी पॉजिटिव हो तो हमारा सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस है, और डेल जी जीरो हो तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, चेंज डेल जी मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी। अगर फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि पहले से फ्री एनर्जी घट रहा है, तो अल्टीमेटली अगर हमारा फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स डेल जी नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर हमारा फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद होने वाला, जिसे कोई एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं बर्फ़ को नॉर्मल टेम्परेचर में रख दूं तो वह खुद बर्फ़ से वाटर बन जाएंगे, लेकिन क्या मैं वाटर को नॉर्मल टेम्परेचर रख दूं, क्या वो वाटर से खुद से बर्फ़ बन सकते हैं? नहीं। तो मेल्टिंग ऑफ आइस एट नॉर्मल टेम्परेचर इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वो क्यों स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि उनमें जो फ्री एनर्जी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होकर स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जब फ्री एनर्जी इंक्रीज हो रहा है मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद से नहीं होगा, मुझे अलग से कहीं से एनर्जी डालकर इसका फ्री एनर्जी को इंक्रीज कराना होगा। और जब कोई चेंज नहीं हो रहा मतलब फ्री एनर्जी जीरो नहीं हुआ, हाँ जीरो नहीं हुआ, उसमें चेंज नहीं हो रहा, जो फ्री एनर्जी था उतना ही है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो ये हमारा प्रोसेस जो है इक्विलिब्रियम में आ गया है। ठीक है ना, ये हमारा प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गया है। ये जो है स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये खुद से नहीं होगा, मुझे करवाना पड़ेगा,
और ये खुद से हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये हमने समझ लिया, ठीक है। साथ में और एक छोटे से ये देख लेते हैं कि रिएक्शन कोएफिशिएंट हमने पढ़ा था ना, इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट के, इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट के, इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ भी अगर मैं एक रिएक्शन की बात करूँ तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आता है, उनके साथ भी इस गिब्स एनर्जी का एक रिलेशन है कि डेल जी इज इक्वल्स टू डेल स्टैंडर्ड। ये जब भी ऐसा साइन दूंगा मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का डेफिनेशन हमने पहले पढ़ा है, प्लस आर टी एल एन क्यू। ये क्यू क्या है? क्यू इज रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम क्या होंगे? ये हमारा एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा अभी कि एट इक्विलिब्रियम डेल जी जीरो होंगे, और ये भी पता है कि रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्वल्स टू के होते हैं एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ने हमने ये पढ़ा होगा कि रिएक्शन कोएफिशिएंट है इज इक्वल्स टू के एट इक्विलिब्रियम। के मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर मैं इस सबको अप्लाई करूँ तो जीरो इज इक्वल्स टू डेल जी स्टैंडर्ड प्लस आर के एल एन, सर आर टी एल एन के। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि डेल जी स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन हो गया। तो इतने एक्सप्रेशन से, इतने नॉलेज से अब हम न्यूमेरिकल्स करने के लिए रेडी है। यहाँ देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन का मतलब ही है कि ये इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है, ठीक है। इनिशियल और फाइनल, कुछ भी एक घटना घटने के पहले इनिशियल होगा, घटने के बाद फाइनल, इनके डिफरेंस पे ही डिपेंड करता है। दैट मीन्स वो पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ स्टेट डिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट, किस पाथ को मैं फॉलो करके उस स्टेट पे पहुंचा हूँ, उस पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है कि अभी किस हाल में है। तो ये स्टेट फंक्शन है। और एक पाथ फंक्शन होते हैं जो पाथ पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन क्या है? इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, उसके बाद हमारा एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, गिब्स एनर्जी स्टेट फंक्शन है। ये सारे स्टेट फंक्शन है। तो पाथ फंक्शन कौन है? पाथ फंक्शन है वर्क, हीट, क्यू, ये पाथ फंक्शन है। तो इनका आंसर क्या होगा? यूज टू डिटरमाइन हीट चेंज हुज वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो ये है, इनका वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। ओके, फॉर द प्रोसेस टू ऑकर अंडर अडायबेटिक कंडीशन। अडायबेटिक कंडीशन मतलब हमने पढ़ा है क्यू इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। करेक्ट कंडीशन इज क्यू इक्वल्स टू जीरो। एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट क्या होते हैं, ये हमें बताना है। तो स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट होते हैं जीरो, ठीक है। कैसे समझ आ रहा है? स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट जीरो। जैसे कि अगर मैं वहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा था, वहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट की भी बात किया हूँ। स्टैंडर्ड स्टेट का ये मतलब है कि हमारा सब्सटेंस जो है वो प्योर फॉर्म में रहेगा एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, जो यूजुअली 25 केल्विन होता है एंड 1 बार। ये है स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं ऑफ एनीथिंग एट स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो। दैट मीन्स अगर ऑक्सीजन ले लूँ गैस में तो इनका एंथैल्पी जीरो। अगर मैं ले लूँ क्लोरीन Cl2 गैस में, अगर मैं ले लूँ ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकता, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैं अगर ले लूँ यहाँ पर H2 गैस में,
अगर मैं यहाँ पर लूँ आयरन सॉलिड में, आयरन Fe सॉलिड में, ये सब स्टैंडर्ड स्टेट है ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, एलिमेंट्स है, ये याद रखना है, एलिमेंट्स ही होने चाहिए। अगर मैं कोई कंपाउंड लूँगा तो वो जीरो नहीं होगा, ठीक है, ये सारे जीरो होते हैं। जब हम इसके ऊपर बेस्ड ये वाले जो एक्सप्रेशन हमने अभी पढ़ा ना, ये वाले, इसके ऊपर बेस्ड जब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये फॉर्मेशंस जब करेंगे वहाँ पर हमें पता चलेगा कि इस एलिमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो जीरो होंगे, तो ये समझ आएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि डेल यू ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज माइनस दिस मच, द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी इज नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, ये सब हमें बताना है। तो ये कैसे करेंगे, कह रहे हैं कि कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन क्या होता है, CH4, इनका कंबशन करना है, गैस में है ऑब्वियसली, इनका कंबशन करना है। कंबशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसे मैं अगर बर्न करूँगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और वाटर लिक्विड में बनेंगे, ठीक है। ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन जब मैं निकाल रहा हूँ ना, उसका ये खुद में ही डेफिनेशन है कि मुझे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को कंबशन करना है, तो ये 1 मोल में ही रहेंगे। इसके बाद बाकी को मुझे बैलेंस करना होगा। C यहाँ 1 है तो यहाँ भी C 1 है, ओके। H यहाँ 4 है तो यहाँ H 2 है, नहीं चलेगा, तो मैं यहाँ 4 कर दिया, 4H। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ 2, 4, यहाँ 2 ही है तो यहाँ पे मैं दूंगा। अब ये बैलेंस हो गया। इसे बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना था, ये 1 मोल ही रहना था, ये इनका डेफिनेशन में ही आता है। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर ये भी गैस में है, ठीक है। अब कैसे देखेंगे, ये लिक्विड में, ठीक है। अब ये कैसे देखेंगे कि इंथैल्पी क्या होगा, हमें डेल यू तो कह दिया इन्होंने, डेल यू है -x। अब इंथैल्पी क्या होगा, तो हमें ये पता है डेल H इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल NG/RT। अब सब कुछ डिपेंड करता है NG/RT पे। अगर ये जीरो हो गया तो ये इक्वल है, अगर ये पॉजिटिव है तो हमारा डेल H बड़ा है, और ये अगर नेगेटिव है तो हमारा डेल H छोटा है कंपेयर टू डेल यू। समझ आ रहा है। तो अब हम डेल NG निकालते हैं। डेल NG क्या होता है, डेल NG होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस। हाँ, जी का मतलब ही है कि गैस की बात करूँगा मैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट प्रोडक्ट साइड फिर माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट रिएक्टेंट साइड। तो मैं लिखता हूँ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड लेकिन गैस, माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट साइड लेकिन गैस, ठीक है ना। देखिए प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स है, लेकिन गैस की बात करूँगा, ये लिक्विड है तो नहीं बात करूँगा, ये गैस है 1 मोल है तो 1 मोल हो गया। इस साइड देखो अगर, तो ये गैस है, ये 2 मोल, और ये भी गैस है, ये 1 मोल, 2 और 1 3 मोल, -3 इज इक्वल्स टू -2। तो हमारा जो Ng है वो नेगेटिव है। अगर ये टर्म नेगेटिव है तो डेल यू माइनस समथिंग है ना, तो डेल यू माइनस समथिंग कुछ आएगा तो डेल यू से छोटा ही होगा, तो हमारा डेल H जो है वो स्मॉल है। समझ रहे बेसिकली क्या हो रहा है, डेल H इक्वल्स टू डेल यू -2RT, ऐसा कुछ है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा बड़ा है, डेल H बड़ा है कि डेल यू बड़ा है, आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसलिए से तो ये बड़ा है में से मैं इसे माइनस कर रहा हूँ तो ये मिल रहा है मुझे। तो हमारा डेल यू इज ग्रेटर, डेल H इज स्मॉलर, इसलिए द वैल्यू ऑफ डेल H इज लेस देन डेल यू, ये हमारा आंसर होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या समझा, बस हमें ये कंबसन का ये पता होना चाहिए था कि कंबसन ऑफ मीथेन ऐसे ऑक्सीजन के साथ मिलाकर मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, जहाँ पर मुझे मोल्स मैं इनका चेंज नहीं कर सकता मीथेन का, बाकी सबको मुझे बैलेंस करना है। और क्या पता होना चाहिए था कि कौन से गैस में है कौन से लिक्विड में है। तो ये वाटर जो है लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस और मीथेन भी गैस। अब यहाँ कह रहे हैं द रिएक्शन A + B गिव C + D + Q, मतलब कुछ हीट भी एज ए आउटपुट आ रहा है, इज फाउंड टू हैव पॉजिटिव एंट्रोपी। रिएक्शन तो दिया है लेकिन एंट्रोपी पॉजिटिव है, द रिएक्शन विल बी। अब ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए बहुत अच्छा सा एक
क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ आ रहा है कि डेल एच प्लस क्यू ए प्लस बी गिव सी प्लस डी प्लस क्यू, मतलब क्यू हमारे आउटपुट में आ रहा है। तो एक रिएक्शन जब घटेगा तो साथ में सी डी तो बनेंगे ही, साथ में हीट भी आएगा, हीट भी आउट होगा। दैट मीन्स इट इज़ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब डेल एच हमारा क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है ना, हमें हीट देना नहीं है बल्कि हीट मिल रहा है, तो डेल एच नेगेटिव। और डेल एस के बारे में इन्होंने कह चुका है कि डेल एस जो है वो पॉजिटिव है, बता ही दिया है वो पॉजिटिव। अब ये रिएक्शन किस टेम्परेचर में पॉसिबल है हमसे पूछ रहे हैं, तो हमें गिब्स एनर्जी देखना है। डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब ये नेगेटिव होगा तभी रिएक्शन पॉसिबल है। हमारा ये डेल एच तो नेगेटिव है ही, और ये माइनस, अब ये वाले टर्म में हमारा ये डेल एस पॉजिटिव है, तो ये डेल पॉजिटिव इंटू टी तो पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये पॉजिटिव ही होगा। सॉरी पॉजिटिव इंटू, हाँ ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव माइनस, ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव ही है, तो एक वैल्यू आ गया ना। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखिए, आप थोड़ा मैं मान लेता हूँ ये पॉजिटिव है, तो मैं मान लेता हूँ ये है ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है। और हमारा ये डेल एस भी पॉजिटिव है, इंटू मल्टीप्लाई बाई टी करूँगा तो ये क्या मिलेगा, ये भी एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा वाई, और ये माइनस है, ठीक है। और ये डेल एच भी नेगेटिव है तो ये भी माइनस है, तो माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये पूरा टर्म तो माइनस एक्स माइनस, मतलब ये पूरा टर्म तो नेगेटिव ही है, पूरा टर्म नेगेटिव है, मतलब कि हमारा डेल जी नेगेटिव है। डेल जी नेगेटिव है, इसका ये मतलब है कि ये हर टेम्परेचर में रिएक्शन पॉसिबल है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये, इट इज़ पॉसिबल एट ऑल टेम्परेचर। ये होगा इनका आंसर, ठीक है ना। अगर मुझे अल्टीमेटली डेल जी नेगेटिव चाहिए, ठीक है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। इन पे ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये तो पहले से नेगेटिव है ही, और अगर ये भी नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव 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 मिलेगा, तो मेरा टेम्परेचर मतलब रिएक्शन ठीक है, मतलब स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन होगा। किसी कंडीशन में अगर आपको ऐसा मिले कि ये हमारा नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो गया, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो गया, ये अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू ये नेगेटिव पॉजिटिव, एक पॉजिटिव वैल्यू यहाँ मिल रहा है, ये मान लेता हूँ प्लस एक्स मिल रहा है, और यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू है माइनस वाई। अब ये कब नेगेटिव होगा, जब हमारा ये वाई वाला टर्म बड़ा हो एक्स वाले टर्म से, तभी। तो अगर ऐसा होगा वाई वाले टर्म को बड़ा रखना है तभी तो रिएक्शन पॉसिबल होगा, और एक्स वाले टर्म को छोटा। एक्स वाले टर्म को छोटे रखने के लिए मुझे टेम्परेचर भी छोटा रखना होगा। अगर टेम्परेचर टी बड़ा हो जाए तो एक्स वाला टर्म बड़ा हो जाएंगे, और एक्स वाला टर्म बड़ा हो जाएंगे तो हमारा डेल जी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे टेम्परेचर छोटा रखना है। उस कंडीशन में मैं लिखता कि इट रिएक्शन इज़ पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन में मुझे सिर्फ यही देखना है कि ये किस हाल में हमारा डेल जी है नेगेटिव। जिस हाल में हमारा डेल जी नेगेटिव होंगे उसी हाल में रिएक्शन जो है पॉसिबल होगा। अगर टेम्परेचर हाई करके नेगेटिव हो तो मैं टेम्परेचर हाई चूज़ करूँगा, अगर टेम्परेचर लो करके नेगेटिव हो तो टेम्परेचर लो करूँगा। अगर चाहे मैं टेम्परेचर कुछ भी करूँ, यहाँ लिखा है एक ऑप्शन नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, ये भी पॉसिबल है। कब, आप खुद देखिए, अगर हमारा डेल एच पॉजिटिव हो और डेल एस नेगेटिव हो, तो आप देखिए डेल एच पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव टर्म मुझे मिल रहा है, पॉजिटिव वाई मैं पकड़ लेता हूँ, और डेल एस नेगेटिव है, नेगेटिव के संग नेगेटिव मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एक्स। अब ये किस कंडीशन में नेगेटिव हो सकता है, वाई भी पॉजिटिव एक्स भी पॉजिटिव, तो हमारा डेल जी भी पॉजिटिव ही होगा। तो इस कंडीशन में कौन सा कंडीशन में मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कि जब डेल एच पॉजिटिव हो और डेल एस नेगेटिव हो, उस हाल में ये कभी भी प्रोसेस नहीं हो सकता एट ऑल, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। ये वाले के लिए क्या था हमारा, अगर डेल एच नेगेटिव और डेल एस पॉजिटिव, तो ये हर टेम्परेचर में पॉसिबल है, ठीक है। अब लो टेम्परेचर के लिए मैंने एक देखा कि ये लो होना चाहिए, कब,
हमारा अगर इंथैल्पी डेल एच नेगेटिव है लेकिन और डेल एस भी नेगेटिव है, ठीक है, ये भी नेगेटिव है, हाँ ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर लो हो तो ये चल जाएगा, ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर में देखना है तो ये होगा कि हमारा डेल एच पॉजिटिव है और डेल एस पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन टेम्परेचर अगर हाई हो तो ये वाला पूरा टर्म जो नेगेटिव बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे प्रोसेस। तो हमने सारे के लिए लिख लिया। ये हाई टेम्परेचर कब है, डेल एच पॉजिटिव डेल एस पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव, ठीक है। ये एट लो टेम्परेचर कब है, जब बोथ नेगेटिव, ठीक है। नॉट पॉसिबल कब है, जब डेल एच पॉजिटिव और डेल एस नेगेटिव। और एट ऑल टेम्परेचर पॉसिबल कब है, जब डेल एच नेगेटिव और डेल एस पॉजिटिव। ये ऑल टेम्परेचर में पॉसिबल है, तो हमने यहाँ से देखा है, ये आप चाहे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट, डाइहाइड्रोजन आर दिस। ओके, रेस्पेक्टिवली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मुझे बताना है। तो मुझे इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है मीथेन का, तो कंबशन के जब भी मैं बोला इंथैल्पी ऑफ कंबशन बाय डेफिनेशन ही वो कहते हैं मुझे कितना कंबशन करना है, 1 मोल ऑफ मीथेन का कंबशन करना है, 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट का, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का। तो मीथेन का कंबशन में क्या होगा, CH4 गैस में होते हैं, इसे मैं अगर ऑक्सीजन के संग मिलाऊं जो भी गैस में है तो क्या होंगे, ये बनाएंगे मुझे कार्बन के संग ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, प्लस मुझे और क्या देंगे, हाइड्रोजन के संग ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन मतलब वाटर लिक्विड में। मैं इसे यहाँ पर 1 ही रखूँगा हमेशा, 1 मोल, मैं पहले ही बोला हूँ कंबशन का डेफिनेशन है 1 मोल, 1 मोल। तो मैं अभी सिर्फ मीथेन की बात कर रहा हूँ, मीथेन को मैंने ऑक्सीजन के संग कंबशन किया है, 1 मोल ऑफ मीथेन। क्या कैसे बैलेंस होगा, कार्बन 1 हो गए, हाइड्रोजन 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ एक और देना होगा, ऑक्सीजन यहाँ 2 और 2 4, यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 2 है, मतलब तुम यहाँ पे और 2 है, अब ये बैलेंस होगा, ठीक है। इस इक्वेशन के मुझे क्या दिए हैं इन्होंने, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, मतलब डेल आर एच में लिख देता हूँ अब, ये है कितना, -890.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसा होता है, कार्बन और सॉलिड, इनका कंबशन किया है ऑक्सीजन के संग जो गैस में है। अब ये कौन सा क्या होता है, ये एक लिस्ट यहाँ पे मैं बना दूंगा, उससे आपको याद रखने में पॉसिबल होंगे। अब ये कार्बन ऑक्सीजन मिलाकर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे गैस में, ठीक है। इनमें देखिए ये बैलेंस ही ऑलरेडी, इनका एंथैल्पी कितना दिया है इन्होंने, दिया है इट इज़ -393.5, -393.5 इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, किलो जूल पर मोल। और एक क्या है, डाई हाइड्रोजन के मीन्स H2 गैस को भी कंबशन कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा ऑक्सीजन के साथ ये देंगे वाटर लिक्विड। अब इनका अगर मैं बैलेंस करूँ, इसे मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ, इनको अगर मैं देखूँ तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर 2 हो गए ऑक्सीजन, तो मुझे इसे हाफ कर देना है। अब ये बैलेंस है, इनका क्या दिया है, रिएक्शन इंथैल्पी ये दिया है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है, यही तो कंबशन है, इसलिए मैं रिएक्शन भी लिख दे रहा हूँ, आप कंबशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने रिएक्शन को इंथैल्पी ऑफ कंबशन के तरीके से ही लिखा हूँ, इसलिए मैं ऐसा लिख दिया हूँ। अब चाहे तो इसे आप सी कर सकते हैं, कंबशन कंबशन कंबशन, ओके, इज इक्वल्स टू
-285.8 किलोजूल पर मोल। तो हमने 3 रिएक्शन लिख दिया है, ठीक है, 1 2 3। अब मुझे क्या निकालना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कैसे लिख सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन ऐसे लिख सकते हैं क्या, फॉर्मेशन का मतलब है कि मुझे यहाँ पर आउटपुट प्रोडक्ट में CH4 गैस में चाहिए और ये 1 मोल ही होना चाहिए, ठीक है। ये सब तरीका है आपको जानने का कि ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो हमेशा प्रोडक्ट जो है वो 1 मोल में ही होना चाहिए और रिएक्टेंट जो है वो हमेशा एलिमेंट्स में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर किस किस एलिमेंट से बने, कार्बन से बने और सॉलिड है कार्बन, और किससे बने, हाइड्रोजन से बने और हाइड्रोजन गैस में मिलता है H2 फॉर्म में। अब इसे बैलेंस करने के लिए मुझे जो करना है वो करना पड़ेगा, इसे मैं नहीं चेंज कर सकता, ये 1 मोल ही रहेंगे। तो हाइड्रोजन तो 4 चाहिए ऐसा, तब ये बैलेंस हुआ। अब इस रिएक्शन के जो भी रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा उसे ही हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये रिएक्शन को लिखा ही हो इस तरीके से जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है। जैसे मैंने कहा ये रिएक्शन को इस तरीके से लिखा हो कि ये कंबसन का रिएक्शन है, तो ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखूँ या इंथैल्पी ऑफ कंबसन लिखूँ, ये वैल्यू सेम है, लिखा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल को मैं ऑक्सीजन के संग कंबसन बर्न कर रहा हूँ, 1 मोल को ऑक्सीजन के संग बर्न कर रहा हूँ, 1 मोल को ऑक्सीजन के संग बर्न कर रहा हूँ। यहाँ भी सिमिलरली मैं 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बना रहा हूँ अपने उनके एलिमेंट से, इसे ही तो फॉर्मेशन कहते हैं। इसलिए इस रिएक्शन ऑफ इस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। शायद आप समझ रहे हैं, ओके। अब मुझे इनका ये निकालना है वैल्यू, ये मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। कैसे करेंगे आप देखिए, मुझे क्या चाहिए, 3 इक्वेशन दिए हैं, ये वाले को निकालना है। मैं हेस लॉ यूज़ करूँगा। नंबर 1, सबसे पहले कार्बन और ये हाइड्रोजन, कितने कार्बन, 1 कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, मुझे चाहिए 2 हाइड्रोजन इस रिएक्शन को अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, 2 + 3 × 2, मतलब रिएक्शन 1 + 2 × रिएक्शन 3। अगर मैं ऐसा करूँ तो इस रिएक्शन 1 को और इस रिएक्शन को प्लस करूँगा 1 से, लेकिन 2 मल्टीप्लाई करके, तो कैसा होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्शन 1 के प्रोडक्ट, और इसमें 2 मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो +2H2 गैस प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही हो जाएगा। ये हो गए एरो देकर, फिर ये प्रोडक्ट, फिर इसे भी ऐड करना है लेकिन 2 मल्टीप्लाई करके रिएक्शन 3 का, तो +2H2O लिक्विड, ये हमारा एक रिएक्शन हो गया। क्या इनके संग मैच कर रहा है, नहीं, अभी भी ऑक्सीजन ज़्यादा है, मुझे ऑक्सीजन हटाना है। ऑक्सीजन हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, अब ये वाले एक रिएक्शन है, इनका यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, मुझे ये 2 ऑक्सीजन, ये वाले 2 ऑक्सीजन हटाना है, ठीक है, तभी तो मैं इस टाइप के रिएक्शन तक पहुँचूँगा। तो ये 2 ऑक्सीजन हटाने के लिए अगर मैं ये जो रिएक्शन बना है ना, इसे मैं ले लेता हूँ रिएक्शन 4, रिएक्शन 3 तो रिएक्शन में ऊपर लिखा हूँ 4, रिएक्शन 4 को अगर और अच्छे से लिख दूँ एक बार तो ऐसे लिख सकता हूँ, +2 ऑक्सीजन +2H2 गैस गिव्स CO गैस +2H2O लिक्विड, ठीक है, ये रिएक्शन 4। अब इस रिएक्शन 4 माइनस रिएक्शन 1 करूँ तो क्या होगा, आप देखिए 4 - 1, तो यहाँ पर जो 2 ऑक्सीजन है वो इस 2 ऑक्सीजन से माइनस हो जाएंगे। तो मैं अगर इस रिएक्शन 4 को लिखूँ तो C4 के मैं रिएक्टेंट को लिख रहा हूँ पहले, ये 4 के मैंने रिएक्टेंट लिख दिए, -1 के रिएक्टेंट ये है -CH4 गैस -2O2 गैस, ये हमारे हो गए 1 के रिएक्टेंट। एरो देकर अब 4 के प्रोडक्ट ये है,
-1 के प्रोडक्ट, ये रिएक्शन 1 के प्रोडक्ट लेकिन माइनस के साथ, ये हमारे 1 के प्रोडक्ट। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, मैं इसे और इसे कर सकता हूँ, यहाँ पर भी ये और ये कर सकता हूँ। तो फाइनल अगर मैं एक रिएक्शन 5 लिखूँ तो रिएक्शन 5 कैसा दिख रहा है, CS+2H2 गैस, यहाँ पर माइनस है, अगर मैं एरो की उस साइड ले जाऊँ तो ये प्लस हो जाएंगे, तो CH4 गैस। ये हमारा रिएक्शन 5 है और यही रिएक्शन 5 ही तो ये रिएक्शन है। तो रिएक्शन 5 का अगर मैं इंथैल्पी निकाल लूँ मतलब मैं ये क्वेश्चन मार्क सॉल्व कर ले रहा हूँ। अब रिएक्शन 4 का इंथैल्पी निकालने के लिए मुझे क्या करना है, जो हेस लॉ हमने यूज किया है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। रिएक्शन 4 बना कैसे है, 1 + 2 × 3, तो ये इनका इंथैल्पी भी यही होगा, इनका इंथैल्पी रिएक्शन 4 का होगा 1 का क्या है इतना, -890.3 + 2 × 3 का कितना है -285.8। ठीक है, इससे अब हम सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो -965.1 किलोजूल पर मोल ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन 4 हो गया। अब रिएक्शन 5 का इंथैल्पी निकालूंगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है ना, क्योंकि ये आंसर, क्योंकि इन्हीं का तो इंथैल्पी मुझे निकालने को कहा है। इनका निकालने के लिए क्या करना है, 5 आया कैसे, 4 - 1, तो इनका रिएक्शन इंथैल्पी मैं निकालूँ तो ΔRH = 4 - 1, तो ये 4 कितना है -965.1 और -1 कितना है, 1 है 890 -890.3 -890.3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इनका वैल्यू आएगा = -74.8 किलोजूल पर मोल। तो यही है इनका आंसर, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अभी सेम न्यूमेरिकल को जिसे हमने अभी हेस लॉ से किया है, हम एक दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं ताकि कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये बात समझनी है कि यहाँ पर जो हमने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंबशन जो दे रखे थे, जिसे मैंने इस इक्वेशन में फॉर्म में लिखा है 1, 2 और 3, इनके लिए अगर मैं देखूँ इनके लिए, तो इनका इंथैल्पी ऑफ कंबशन ही इनका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, जो इनके लिए नहीं है। क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या कहता है ये समझना है, कंबशन क्या कहता है ये भी समझना है, फॉर्मेशन क्या कहता है ये भी समझना। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो 1 मोल होना चाहिए, नंबर 1, तो प्रोडक्ट 1 मोल है। और ये होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट जिस एलिमेंट से बन रहे हैं, जो जिस भी एलिमेंट से बन रहे हैं वो सब अपने नेचुरल फॉर्म में होने चाहिए। तो ये प्रोडक्ट किससे बन रहा है, कार्बन से और ऑक्सीजन से। तो कार्बन और ऑक्सीजन अपने रेफरेंस स्टेट में है। रेफरेंस स्टेट मतलब 25 डिग्री टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर में ये कैसे रहेंगे। तो हमारे 25 डिग्री टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कार्बन को हम कैसे देखते हैं, सॉलिड के फॉर्म में ही दिखते हैं। और ऑक्सीजन कैसे, गैस में दिखता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस में दिखता है। तो ये सारे इनके रेफरेंस स्टेट में है और 1 मोल भी बन रहा है। तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के तौर से ये सही है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन के तौर से देखें तो तरीके से देखें तो हमारा जो सब्सटेंस कंबशन होगा, जैसे ये कार्बन कंबशन हो रहा है तो वो 1 मोल होना चाहिए। इसे मैं 1 मोल रखते हुए आगे जो करना है करूँगा। तो वो भी अगर मैं देखूँ तो ये 1 मोल है, ऑक्सीजन के संग कंबशन करके ये बना रहा है, तो उस तरीके से ये भी सही है। हमें दिया है इंथैल्पी ऑफ कंबशन, लेकिन इंथैल्पी ऑफ कंबशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है यहाँ पर। ठीक है, सेम चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी इंथैल्पी ऑफ कंबशन के नज़रिए से देखिए तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को कंबशन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ओके है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के नज़र से देखूं
तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह रहा है कि आउटपुट जो है वो 1 मोल होना चाहिए, तो ये भी 1 मोल है, और आउटपुट जो है प्रोडक्ट जो है वो अपने एलिमेंट से ही बनने चाहिए। तो हाइड्रोजन अपने एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी इनके एलिमेंट से ही बना है, तो इनके लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी सेम है। इनके लिए सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट तो 1 मोल नहीं है, प्रोडक्ट 1 मोल से ज़्यादा है, ये 2 मोल है, प्लस प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो एलिमेंट से नहीं बन रहे। ये देखिए ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, लेकिन ये कंपाउंड भी है, तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और कंबशन नहीं होंगे, ये अलग अलग है। अगर हमें ये समझ आया तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो हमें कंबशन दिया है यही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, और ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन जो दिया है यही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वाटर की। ठीक है, तो इससे अब हम क्या, इस जानकारी से क्या कर सकते हैं? इस जानकारी से अब हम ऐसे एक फिर से ये सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। ये सब कुछ नहीं लगेगा मुझे, मैं सिर्फ ये समझ गया हूँ कि ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही इंथैल्पी ऑफ कंबशन है। ठीक है, अब मुझे क्या पता है, फॉर्मूला क्या कह रहा है? फॉर्मूला कह रहा है कि अच्छा, इसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, ये तो पहले ही बताया था, इस रिएक्शन को इंथैल्पी। फॉर्मूला ये कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन के इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ओके। तो ये वाले इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये इस रिएक्शन को मैं अपना मेन रिएक्शन पकड़ रहा हूँ। ठीक है, इस रिएक्शन को इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है ऑलरेडी, -980.3 किलो जूल पर मोल, मैं नहीं लिख रहा, इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में क्या क्या है इनका, ये और ये। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म प्लस फिर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, लेकिन बंद, ये हो गया हमारा ये टर्म, फर्स्ट टर्म। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 1 है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई है, और ये हाइड्रोजन कितना, वाटर कितना है? 2 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई है। ओके, माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट साइड में क्या है? ये है और ये है, तो लिखते हैं समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या है? CH4 गैस फॉर्म में प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म में। ठीक है, ये खत्म। इनका कितना है? नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो यहाँ 1। इनका क्या है? नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो यहाँ 2। सारे के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ से मिल जा रहा है, ये वाला। ठीक है, देखिए चालाकी से एग्जाम में इसमें क्वेश्चन में इंथैल्पी ऑफ कंबशन का है, लेकिन ये कंबशन ही इनका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है। ठीक है ना, यहाँ से हमने देखा है। तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है इनका, कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाटर का भी गिवन है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन पूरे रिएक्शन का गिवन है, और वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, तो वो भी गिवन है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मुझे निकालना है, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ये 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि देखिए ये सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये सिर्फ ऑक्सीजन एक एलिमेंट फॉर्म में, तो जो भी एलिमेंट फॉर्म में होते हैं ना उनका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? सब कुछ तो मिल गया। तो देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ -890.3 इज इक्वल्स टू, देखिए 1 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 इंटू -393.5 प्लस 2 इंटू ये 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ये है 285.8 ब्रैकेट क्लोज, ये बंद, माइनस अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड का लिख रहा हूँ। रिएक्टेंट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, यही तो मुझे पता करना है, और ये 1 है तो 1 ही है, 1 को हटा देता हूँ।
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन प्लस ये क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, और वो जीरो होता है, तो ये जीरो, इसे लिखूंगा ही नहीं, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसे मैं अगर थोड़ा सॉल्व कर दूँ तो ये 90.3 इज इक्वल्स टू, इसे मैं सॉल्व करूँ तो -393.5, और इनको भी मैं सॉल्व करूँगा तो ये प्लस माइनस माइनस ही होंगे। यहाँ पर 6 कैरी 1 7 कैरी 1 5, ये होता है इन्हें सॉल्व करके। और यहाँ पे भी माइनस डेल FHCH4 गैस फॉर्म में, ये हो गए। इसे मैं इधर और इसे मैं इधर ले आता हूँ, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस प्लस दिस, तो 393.5 माइनस 57.16 प्लस 980.3, इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये -74.8 किलो जूल पर मोल, यही हमारा आंसर था। पहले वाले केस में भी देखिए -74.8 किलो जूल पर मोल, यहाँ पे इस केस में भी है। तो हमने पहले वाले को हेस लॉ से किया था, ये वाले को हमने इस फॉर्मूला से किया है, ये वाले फॉर्मूला से। यही फॉर्मूला के बेसिस पे हमने कहा था ना एक न्यूमेरिकल देखेंगे, जहाँ पर जब हम ये पढ़ रहे थे, देखिए ये वाले, कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट। जहाँ पर हमने एक स्टोरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिया था, इसलिए तो वाटर का जब 2 है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब ऑक्सीजन का हाफ है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये वैसे करके हमने सॉल्व किया है, ठीक है।